ये वो जमाना था जब बादशाहों की ताकत उनके ताज और तख्त से नहीं बल्कि उनके फैसलों और इंसाफ से पहचानी जाती थी। एक दिन ऐसा आया जब एक अजीम बादशाह अपने ही दरबार में एक ऐसी मुश्किल में फंस गया कि पूरा महल खामोश हो गया। ये बादशाह मशरिक़े वुस्ता की एक बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी करता था। इसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन एक दिन इसके पास एक बहुत बड़ा मुकदमा आया। दो ताजिर आपस में झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। एक ने कहा कि दूसरा इसका कीमती माल हड़प कर चुका है और दूसरा कस्में खाकर कहता था कि वो माल उसका अपना है। बादशाह ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन मामला इतना उलझा हुआ था कि उसे फैसला करना दुश्वार लगने लगा। दरबार में हर कोई बादशाह के जवाब का इंतजार करने लगा। बादशाह अपनी कुर्सी पर बेचैन होकर बैठ गया। वो जानता था कि अगर फैसला गलत हुआ तो सल्तनत के इंसाफ पर सवाल उठेगा। अचानक उसकी नजर अपने अक्लमंद वजीर यहया पर पड़ी, जो हमेशा अपनी दानिशमंदी और होशियारी से दरबार के बड़े से बड़े मसले को हल कर देता था। बादशाह ने आहिस्ता से उसको इशारा किया कि करीब आए। वजीर यहया ने खामोशी से दोनों ताजरों को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, जहां इंसाफ उलझ जाए वहां हकीकत को आजमाना पड़ता है। मुझे इजाजत दीजिए कि इस मसले को अपनी तदबीर से हल करूं। बादशाह ने इस बात में सर हिला दिया और यूं पूरे दरबार की नजरें वजीर पर जम गईं। यहया वजीर ने ताजरों को गौर से देखते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बात पर कस्में खाते हो, लेकिन सच्चाई को साबित करने के लिए कोई निशान चाहिए। बताओ वो माल कैसा था? पहले ताजर ने कहा, वो रेशम के खास थान थे जो मैं बगदाद से लाया था। दूसरा बोला, नहीं, ये रेशम मैंने शाम के बाजार से खरीदा था। दरबार में चहमे गोइयां होने लगीं। दोनों की बातों में तजाद भी था, मगर झूठ पकड़ने का कोई आसान तरीका नहीं था। वजीर यहया ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो रेशम के थान हाजिर करें। चंद लम्हों बाद सिपाही रेशम के खूबसूरत गट्ठड़ ले आए। यहया ने उस कपड़े को बारीक बीनी से देखा, फिर दर्जियों और कपड़े के माहिरीन को बुलाया। माहिरीन ने कहा, ये रेशम बगदाद का नहीं लगता, इसमें शाम के बाजार की बू और रंग झलक रहा है। मगर पहला ताजिर फिर भी बजिद रहा कि ये उसी का है। वजीर ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर कहा, सच्चाई की पहचान के लिए सिर्फ आंखें काफी नहीं होती, कढ़ाई और धागे की जबान भी बोलती है। इसने कहा कि इन थानों को खोला जाए। जब कपड़ा खोला गया तो एक जगह छोटा सा निशान नजर आया। यहया ने कपड़े को मजीद फैलाया तो इस पर एक कारीगर की मोहरें निकल आईं। उन मोहरों पर शाम का एक कारीगर का नाम दर्ज था। ये देखकर दूसरा ताजिर खुशी से बोल उठा, ये कपड़ा मेरा ही है, क्योंकि ये कारीगर मेरे जानने वाला है। पहला ताजिर लाजवाब हो गया, लेकिन फिर भी खामोश न बैठा और कहा, मोहरें तो कोई भी लगा सकता है। ये सुनकर वजीर ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हम इस कपड़े का बोझ देखेंगे। अगर ये वाकई बगदाद का है तो इसका वजन मुख्तलिफ होगा, और अगर शाम का है तो कुछ और। तौल के बाद पता चला कि कपड़ा वाकई शाम के वजन के मुताबिक है। अब सबको हकीकत साफ दिखाई देने लगी। बादशाह ने ताजिर को झूठा करार देकर उस पर भारी जुर्माना आयद कर दिया और दूसरा ताजिर इंसाफ पाने पर शुक्रगुजार हुआ। पूरे दरबार में यहया की अक्लमंदी के चर्चे होने लगे। ये फैसला पूरे शहर में गूंज उठा। लोग कहने लगे, बादशाह खुश नसीब है कि उसके पास ऐसा वजीर है, वरना इंसाफ अंधेरों में खो जाता। लेकिन अभी असल आजमाइश बाकी थी। चंद दिन बाद सल्तनत में एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। खजाने से कीमती जवाहरात गायब हो गए थे। बादशाह ने यह खबर सुनी तो तप उठा, ये कैसे मुमकिन है? महल के पहरेदार मौजूद थे, खजाने की चाबियां भी महफूज थीं, फिर ये जवाहरात कहाँ गए? उसने फौरन वजीर को बुलाया। यहया ने कहा, जहां चोरी न नजर आए वहां चोर के कदम के निशान जरूर मिलते हैं। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस राज को खोलूं। वजीर ने सब पहरेदारों को कतार में खड़ा किया और हर एक से अलग अलग सवालात करने लगा। सब ने कहा कि वो बेकसूर हैं। फिर यहया ने एक अजीब हुक्म दिया, इन सब को अंधेरे कमरे में ले जाया जाए और हर एक के हाथ में लकड़ी का एक डंडा दिया जाए। जो सच्चा होगा उसका डंडा ज्यों का त्यों रहेगा और जो झूठा होगा उसका डंडा बढ़ जाएगा। ये सुनकर पहरेदार हैरान हुए, लेकिन बादशाह ने इजाजत दे दी। सबको डंडे देकर कमरे में बंद कर दिया गया। घंटे बाद जब दरवाजा खोला गया तो वजीर ने हर एक के डंडे की जांच की।
अचानक उसकी नजर एक पहरेदार पर पड़ी जिसका डंडा बाकी सबसे छोटा था। यहया मुस्कुराया और बोला, यही है चोर। मैंने डंडों में कोई जादू नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा था कि झूठे का डंडा बढ़ जाएगा। ये डरा सहमा सोचने लगा कि इसका डंडा बढ़ न जाए, उसने पहले ही काट कर छोटा कर लिया। ये सुनते ही पहरेदार के पसीने छूट गए और वो इकरार करने लगा कि वाकई उसी ने ही जवाहरात चुराकर छुपाए थे। खजाना वापस मिल गया और बादशाह ने यहया को सीने से लगा लिया। ये सब वाकयात वजीर यहया की हिकमत और तदबीर की रोशन मिसालें बन गईं। लोग उसे अदन का चिराग कहने लगे। बादशाह को भी अब इत्मीनान हो गया कि उसके दरबार में ऐसा वजीर मौजूद है जो न सिर्फ चालाकी बल्कि ईमानदारी के साथ इंसाफ कायम करता है। एक दिन बादशाह ने खलवत में यहया से कहा, ए दाना वजीर, बताओ तुम ये अक्ल कहाँ से लाते हो? यहया ने आजिजी से जवाब दिया, जहां इंसान खुद को अक्लमंद समझे वही इसकी जहालत है। असल अक्ल आजिजी में है। मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और इंसाफ को अपना मकसद बनाता हूँ, बाकी तदबीर उसी से अता होती है। बादशाह ये सुनकर देर तक खामोश रहा। उसने दिल में सोचा कि जिस शख्स के पास आजिजी और हिकमत दोनों हों वही असल दौलतमंद है। यूं यहया की मिसालें तारीख में लिखी गईं और आज भी जब कभी इंसाफ और अक्लमंदी की बात आती है तो इस वजीर का नाम सबसे पहले याद आता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अक्ल, सब्र और दयानत से मसले हल किए जा सकते हैं।